इस कहानी की शुरुआत होती है पियर्सबर्ग से और साल होता है सन 1950। यहाँ पर हमें एक ट्रॉय नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ गार्बेज कलेक्टर का काम करता है। ट्रॉय की जिंदगी ठीक ठाक है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसका एक छोटा बेटा है जिसका नाम कोरी है। इसके बाद ट्रॉय अपना काम खत्म करके अपने दोस्त के साथ घर वापस आता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके बेटे के पास ही के एक स्टोर में जॉब लगी है, इसलिए वो बहुत ही खुश होता है। उसकी वाइफ बताती है कि कोरी का स्कूल की फुटबॉल टीम में भी सिलेक्शन हुआ है। ये सुनकर ट्रॉय को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उन्हें कभी भी स्पोर्ट में सरकार आगे नहीं बढ़ने देगी। उसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारा जमाना कुछ और था, जमाना अब बदल चुका है, ऐसा अब कुछ नहीं होता। पर ट्रॉय अपनी वाइफ की बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा कोरी फुटबॉल खेलने में अपना टाइम वेस्ट करे, इसीलिए वो उसके फॉर्म पर साइन नहीं करता। साथ ही उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन मेरे कलर की वजह से मुझे कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारे अंदर जो दुख और दर्द है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बेटे के अंदर वही डालो। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा फुटबॉल खेले। और वैसे भी उसने फुटबॉल को अपना करियर बनाने के लिए कभी नहीं सोचा, बस वो उस स्कूल की फुटबॉल टीम के साथ खेलना चाहता है। साथ ही जिस वक्त तुम पैदा हुए थे वो दौर कुछ और था, अब दौर बदल चुका है। ब्लैक लोग फुटबॉल बास्केटबॉल हर एक गेम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकार उन्हें सपोर्ट करती है। लेकिन उसकी बातों पर ट्रॉय को यकीन नहीं होता। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तभी यहाँ पर ट्रॉय का बड़ा बेटा आ जाता है जो कि उसकी पहली वाइफ का बेटा है। दरअसल उसने 2 शादियां की हैं। उसकी वाइफ की मौत हो गई जिसकी वजह से उसने दूसरी शादी की। और अब ट्रॉय अपने बड़े बेटे को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता है जब भी वो आता है पैसे मांगने के लिए ही आता है। ट्रॉय उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें काम करना चाहिए। उसका बेटा कहता है कि मेरी वाइफ काम करती है, जल्द ही मुझे भी काम मिल जाएगा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ट्रॉय उसे कहता है कि तुम भी मेरी तरह कचरा उठाने का काम करो, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और तभी उसका बड़ा बेटा कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ लेकिन इस तरह से नहीं। ट्रॉय कहता है कि तुम एक आलसी इंसान हो जिसे सिर्फ म्यूजिक से प्यार है और म्यूजिक के अलावा तुम कुछ भी नहीं करना चाहते, इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी परवरिश बहुत गलत तरीके से की, इसीलिए तुम किसी भी काम के नहीं रहे। इस बात पर उसके बेटे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरी मॉम ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया, और जब मेरी माँ मुझे बड़ा कर रही थी तब तुम कहाँ थे? तुम्हें मेरी मॉम और मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। तभी यहाँ पर ट्रॉय की वाइफ आती है और अपने स्टेप सन को यानी कि ट्रॉय की पहली वाइफ के बेटे को वो $10 देती है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह में दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रॉय अपने छोटे बेटे को फैन ठीक करने का काम देना चाहता है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा फुटबॉल मैच खेलने के लिए गया है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें उसे फुटबॉल में अपना टाइम वेस्ट कराने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसका छोटा भाई आया है जो पहले आर्मी में था। उसने जापान के खिलाफ वॉर लड़ी थी और उस वॉर में उसके सर पर गोली लग गई थी जिससे उसकी जान तो बच गई, पर अब वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। वो सड़कों पर गाने गा रहा होता है। तभी वहाँ पर ट्रॉय की वाइफ उसके पास जाती है और वो कहती है कि घर के अंदर आओ, हमने खाना बनाया है। और वो उसके लिए खाना लेने जाती है। तभी उसका हस्बैंड भी अंदर आ जाता है और वो बताता है कि मेरा भाई यहाँ से वापस चला गया। अब उसकी वाइफ कहती है कि हमें उसे किसी नर्सिंग हॉस्टल में भर्ती कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत दिनों से खाना नहीं खा रहा, उसे केयर की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ट्रॉय के दिल में एक अलग ही गिल्ट होता है। वो कहता है कि वॉर के बाद जो $3000 मिले थे, मैंने उन पैसों का ये घर परचेस कर लिया। अगर मेरा भाई पूरी तरह से नॉर्मल होता तो वो आज खुद इस घर में रह रहा होता। दरअसल ट्रॉय चाहता है कि उसका भाई इसी के साथ इसी घर में रहे, पर उसकी दिमाग की हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं रहता। ट्रॉय की वाइफ कहती है कि तुमने उन पैसों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। अगर आज उसके पास ये सारे पैसे भी होते तब भी वो इन पैसों का कुछ नहीं करता। इसके बाद ट्रॉय की वाइफ घर से चली जाती है और अब ट्रॉय का बेटा फुटबॉल खेलकर वापस आ जाता है। ट्रॉय कहता है कि तुम्हें फैंस को लगाना होगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके बाद ये दोनों के दोनों फैंस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ट्रॉय का बेटा कहता है कि आपको मेरे फॉर्म पर साइन करनी चाहिए, लेकिन ट्रॉय साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि जो जॉब तुम्हें मिला है तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। उसका बेटा कहता है कि वो जॉब मैंने छोड़ दिया। इस बात पर ट्रॉय को गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है पर उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आज कमिश्नर ने ट्रॉय को बुलाया होता है और जब वो कमिश्नर के पास जाता है तो कमिश्नर उसे बताता है जिस कचरा गाड़ी में तुम कचरा डालते हो अब से
तुम उसके ड्राइवर हो। दरअसल ये पहली बार हुआ होता है कि किसी ब्लैक आदमी को कचरे की ट्रक का ड्राइवर बनाया गया होता है। आज से पहले शहर में सिर्फ व्हाइट लोग ही ड्राइवर हुआ करते थे। अब वो खुश होकर घर आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि इस शहर का मैं पहला ब्लैक ट्रक ड्राइवर हूँ। उसका दोस्त भी वहीं पर होता है और अब उसका बड़ा बेटा भी आ जाता है। वो ट्रॉय को उसके पैसे वापस लौटाना चाहता है जो उसने कुछ दिन पहले लिए थे, लेकिन ट्रॉय इसके लिए मना कर देता है। पर ट्रॉय की वाइफ उससे पैसे ले लेती है। यहाँ पर अब ट्रॉय का छोटा भाई भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, तुम किसी और के घर पर रहते हो जिसका रेंट मुझे देना पड़ता है, जिस वजह से मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। पर उसकी वाइफ कहती है कि इस बारे में दोबारा बात मत करना, इस बात से तुम्हारे भाई को बुरा लगता है। साथ ही तुम्हें अपने बेटे की फुटबॉल टीम वाले फॉर्म पर साइन भी करना चाहिए। पर वो उस बात से मना कर देता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। और अब वो अपनी वाइफ और अपने बड़े बेटे को बताता है कि जब मैं 14 साल का था तब मेरे फादर मेरे ऊपर बहुत ही जुल्म किया करते थे, इसीलिए मैं घर छोड़कर इस शहर में आ गया। अपना पेट पालने के लिए मैंने चोरियां की। एक बार जब मैं चोरी कर रहा था तो एक व्हाइट मैन के ग्रुप से एक व्हाइट मैन ने मेरे ऊपर गन तान दी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर चाकू से हमला किया। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि मैंने उसका मर्डर किया। मुझे 14 साल की सजा हो गई। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटों के साथ भी ऐसा ही हो। तभी उसका छोटा बेटा प्रैक्टिस करके घर वापस आ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके फादर ने यानी कि ट्रॉय ने अभी तक उसके फार्म पर साइन नहीं की। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे छोटे भाई को हमने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पब्लिक में डिस्टर्बिंग्स कर रहा है। इसकी वजह से शहर में पीस खत्म हो रहा है। और अब वो अपने दोस्त के साथ कोर्ट में जाता है और जब ये दोनों के दोनों कोर्ट से लौटते हैं तो अब यहाँ पर ट्रॉय का छोटा बेटा उसके साथ फीस लगाने में उसकी मदद करता है। ट्रॉय का जो दोस्त होता है वो उसे इशारा करता है, जिसके बाद ट्रॉय अपने बेटे को अंदर भेज देता है। और अब उसे उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली है, तुम उसे धोखा मत दो। मुझे पता चला है कि वो लड़की जो तुम्हें बार में मिली थी तुम उसके साथ अफेयर कर रहे हो। हालांकि रोज ने ये बात उससे कई बार पूछी भी थी पर उसने हमेशा रोज को मना कर दिया, पर वो अपने दोस्त के सामने एक्सेप्ट कर लेता है। पर अब हाथ से बात निकल जाती है क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट है, जिस बारे में उसकी वाइफ को पता चल जाता है। इस वजह से वो ट्रॉय के साथ आर्ग्यूमेंट्स करती है और वो बताती है कि मैंने किस तरह से हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे धोखा दिया। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं और तभी वो अपनी वाइफ रोज का जोर से हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसकी वाइफ को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तभी उसका छोटा बेटा अंदर से बाहर आता है और ट्रॉय को जोर से धक्का देता है, जिस वजह से वो फेल्स के ऊपर गिरता है और कहता है कि मेरी मॉम को हर्ट करने की कोशिश मत करना। और इस तरह से इनकी फैमिली में एक दरार पड़ जाती है। अब ट्रॉय बहुत ही कम वक्त अपने घर पर बिताता है, वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। साथ ही उसके छोटे भाई को कोर्ट के कहने पर यानी कि नर्सिंग होम भेज दिया गया है। अब एक रात ट्रॉय की वाइफ ट्रॉय को बताती है कि जिस लड़की से तुम्हारा अफेयर था, जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई। उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है जो कि तुम्हारी बेटी है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और उस छोटी मासूम बच्ची को अपने घर ले आता है और वो कहता है कि हम बड़ों की फाइट में इस मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं है। शुरू में रोज उस बच्ची को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, लेकिन वो एक अच्छी इंसान है, उसके दिल में प्यार है, इसलिए वो उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने के लिए तैयार हो जाती है। पर अब उसने अपनी जिंदगी से ट्रॉय को हमेशा के लिए दूर कर दिया है और ट्रॉय को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि ट्रॉय ने उसे धोखा दिया है। इसी तरह से कुछ वक्त बीत जाता है और अब ट्रॉय का जो छोटा बेटा था उसने फुटबॉल हमेशा के लिए छोड़ दिया है और उसने आर्मी ज्वाइन कर ली है। अब जब वो अपने घर वापस आ रहा होता है तो उसके फादर ट्रॉय उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझसे फाइट करो। वो उस पर हाथ उठाते हैं, जिसके बाद उसका बेटा बेसबॉल के बैट से उस पर हमला करता है, लेकिन ट्रॉय उसी की बेसबॉल बैट से उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जिसके बाद उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। दरअसल ट्रॉय ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और अब वो डैड को भी चैलेंज करता है कि आओ और मेरा सामना करो। ट्रॉय ने अपनी सोच के चलते अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, साथ ही जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था वो उससे भी दूर हो गया। अब 6 साल बीत जाते हैं और अब ट्रॉय की मौत हो चुकी है। उसके छोटे बेटे को फ्यूनरल के लिए छुट्टियां मिलती है, जो कि अब एक मरीन बन चुका है। वो घर वापस आता है। वो 6 सालों के बाद घर वापस आया है, पर वो अपने फादर ट्रॉय के फ्यूनरल पर जाने से मना कर देता है, जिस वजह से उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे फादर के अंदर बहुत सारी कमियां थी, लेकिन हमेशा उन्होंने तुम्हारे लिए बेस्ट करने की कोशिश की। तुम्हें उनके फ्यूनरल पर जाना चाहिए। उसे भी एहसास होता है कि उसकी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। और आज 6 सालों के बाद पहली बार वो अपनी स्टेप सिस्टर को देखता है। साथ ही यहाँ पर ट्रॉय के छोटे भाई को नर्सिंग होम से छुट्टी भी मिल गई होती है। वो कहता है कि मैं ट्रम्पेट बजाना चाहिए। उसके पास एक ट्रम्पेट होता है जिसे वो बजाकर अपने भाई के लिए हेवन के दरवाजे
खुलवाना चाहता है। वो 2 बार कोशिश करता है लेकिन वो उसे सही से नहीं बजा पाता, पर तीसरी बार वो बहुत ही अच्छे से बजाता है और तभी बादलों के पीछे से सूरज निकलता है, जिसकी रोशनी ट्रॉय की पूरी फैमिली पर पड़ती है। ट्रॉय की जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई थी। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जो कभी किसी से नहीं कह पाया, पर उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ी गलतियां की। इसी सीन के साथ इस मूवी और इस कहानी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट मूवी आप कौन सी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।